ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा आप देख रहे हैं, वैश्विक महामारी के दौर में विद्यार्थी जहां अपने सपनों को लेकर असमंजस में हैं, वो अपनी शिक्षा, आने वाली आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ विचार है। उसी संशय को दूर करने के लिए, विद्यार्थियों को नियमित अपनी पढ़ाई से जोड़ने के लिए स्काई एजुकेयर लाया है ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति, जो विद्यार्थियों को देगा उनके सपनों को साकार करने का जुनून और जोश, और उसी के लिए सारी टीम प्रतिबद्ध है। अब अपन बात करें कि इसी श्रृंखला में आपके एक विषय आता है विज्ञान। विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको आने वाली या जो पीछे एग्जाम्स होते हैं, लगभग जो भी एग्जाम्स हैं, इवन आप राजस्थान पुलिस कहें, पटवार कहें, कांस्टेबल कहें या दिल्ली पुलिस कहें, एसएससी जीडी 10+2, किसी भी, चाहे रेलवे सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, कोई भी एग्जाम्स हैं, उसमें आपको विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलते हैं। और कई बार भ्रमवश अपन उन्हें गलत कर बैठते हैं। क्योंकि प्रॉपर तरीके से अपन ने उनको स्टडी नहीं किया है। तो इसी संशय को दूर करने के लिए, आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपके आगामी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में सिलेक्शन के लिए स्काई एजुकेयर लाया है आपके लिए ऑनलाइन क्लासें। आज अपन डिस्कस करेंगे विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करें कि विज्ञान क्या है। विज्ञान, अपन बात करें विज्ञान क्या है, तो विज्ञान है वो किसी विषय विशेष का, किसी वस्तु से संबंधित, या आप ये कहें किसी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान और अति विशेष ज्ञान जो प्रायोगिक रूप से सिद्ध किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव किया जाता है और उस पर थ्योरी बेसिस होती है, विज्ञान कहलाता है। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि विषय विशेष का अति विशेष ज्ञान जो क्रमबद्ध रूप से, प्रायोगिक रूप से सत्यापित होता है, विज्ञान कहलाता है। अब अपन बात करें कि आप ऑनलाइन क्लासें देख रहे हैं, क्या है? विज्ञान है। आप अपने कमरे में बैठे हैं, ऐसी ऑन है, क्या है? विज्ञान का एक एप्लीकेशंस है। आप एक चेयर पे बैठे हैं, किसका अनुप्रयोग है, किसका एप्लीकेशंस है? विज्ञान का एक अनुप्रयोग है। मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे यहाँ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, कौन सा है? विज्ञान का एक एप्लीकेशन। तो आज अगर अपन देखें तो चारों ओर विज्ञान के एप्लीकेशंस द्वारा अपन घिरे हैं, और इनके बारे में ही बेसिक्स क्वेश्चन अगर बात करें, वही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा भी होगा, फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम्स हुई थी उसमें पूछा गया था, एक क्वेश्चन था सीसीटीवी। जैसे अपन बात करें सीसीटीवी, एक अब्रीविएशन था, सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या है? जनरली आप देखते हैं, सुनते हैं, घरों में, इवन अपने शॉप्स में, शोरूम्स में, हर जगह देखते हैं सीसीटीवी, सीसीटीवी कैमरा, लेकिन उस चीज को अपन ने इग्नोर किया, और उसी का परिणाम है कि आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया। अगर आप उसको उत्सुकतावश, क्यूरियोसिटी के साथ में जानने की कोशिश करेंगे कि अपने चारों ओर क्या है, क्यों घटित हो रहा है, वही विज्ञान है। तो किसी भी विषय विशेष का अति विशेष ज्ञान जो क्रमबद्ध तरीके से, प्रायोगिक रूप से सत्यापित हो, विज्ञान कहलाता है। वास्तव में अपन इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो ये था, क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा। जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा। अब अपन बात करें कि विज्ञान है, तो विज्ञान में आप क्या देखेंगे, क्या चीजें आपको पढ़ना होता है?
तो विज्ञान में अपन देखेंगे कि विज्ञान है, विज्ञान वैसे तो एक अति विशाल या ब्रॉड रूप से आप कह सकते हैं काफी विशाल होता है, लेकिन मुख्य रूप से अपन अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के अकॉर्डिंग देखना चाहें तो इसे मेजर रूप से आप 3 भागों में क्लासिफाई विभक्त करते हैं। वो कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है अपना फिजिक्स, जिसे आप भौतिकी के रूप में जानते हैं, भौतिकी। सेकंड आता है केमिस्ट्री, जिसे आप रसायन विज्ञान के रूप में जानते हैं। तीसरा आता है बायोलॉजी, जीव विज्ञान व प्राणी विज्ञान। अब आपने देखा साइंस है, साइंस को मुख्यतः अगर अपन क्लासिफाई करना चाहें, वर्गीकृत करना चाहें तो 3 भागों में विभक्त करते हैं। पहला है फिजिक्स, भौतिकी, दूसरा है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, तीसरा है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। अब अपन इन्हें और भी आगे विभाजित करेंगे और जैसे जैसे आपकी क्लास से कंटिन्यू होती है उसमें आप इनको डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में आप पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स है, एनालिटिकल फिजिक्स है और कुछ आपके मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, कार्बनिक, अकार्बनिक रसायन, बहुलक, सोप्स, डिटर्जेंट्स, इनके बारे में पढ़ेंगे, डेली यूजेज जो भी आपके केमिकल्स हैं। बायोलॉजी है, बायोलॉजी को आप फर्दर 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जूलॉजी और बॉटनी, जीव विज्ञान और प्राणी विज्ञान के रूप में। लेकिन अभी अपन बेसिक साइंस के बारे में कि साइंस का बेसिक क्या है, किस तरीके से इसको विभाजित किया जाता है, क्या इसका अपने डेली लाइफ में यूज है, उनके बारे में देखते हैं। तो मुख्यतः 3 भागों में विभक्त होता है। पहला है फिजिक्स, भौतिकी, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है बायोलॉजी। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो एक शब्द है, वो शब्द है आपका फिजिक्स, भौतिकी। अब आप सोच रहे हैं कि इसे भौतिकी ही क्यों कहा गया? भाई इसके दूसरा किसी नाम भी दिया जा सकता था। जैसे अपन बात करें कि किसी भी व्यक्ति को एक विशेष नाम दिया जाता है, किसी भी व्यक्ति को एक विशेष नाम दिया जाता है, किसी जगह को एक विशेष नाम दिया जाता है जिसे आप इंग्लिश में प्रॉपर नाउन के रूप में जानते हैं। तो इसे भौतिकी क्यों कहा गया? भौतिकी है ये आपके एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका नाम है फ्यूसिस। फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ है टू स्टडी द रूल्स ऑफ नेचर, टू स्टडी द रूल्स ऑफ नेचर। प्रकृति में घटने वाली जो घटनाएं हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? भौतिकी, फिजिक्स कहलाता है। अब आप ये कहें कि विज्ञान कोई विशेष ज्ञान है, लेकिन ये प्रकृति में होने वाली घटनाएं हैं। पहले भी जो घटनाएं आपकी घटित होती थी, आज भी घटित होती है, लेकिन व्यक्ति विशेष है उस पे डिपेंड करता है। इट्स अप टू यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति बीच सड़क से जा रहा है और वो देख पा रहा है कि सड़क पे नाली का गंदा पानी आ रहा है जिससे सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है, आने जाने वाले पैसेंजर राहगीर परेशान हो रहे हैं, बट वो उस चीज को इग्नोर करता है, चला जाता है। दूसरा कैंडिडेट आता है, उस चीज को देखता है और उसकी जमीर में कुछ न कुछ, कहीं न कहीं लोगों की परेशानी एक सबब बनकर उमड़ती है और वो इसके सॉल्यूशन के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज हैं उनसे संपर्क करता है, उसका समाधान करवाता है। तो अब आप देखिए कि दोनों कैंडिडेट
दोनों कैंडिडेट को वो समस्या नजर आ रही थी, पहले कैंडिडेट ने उसको इग्नोर किया, दूसरे कैंडिडेट ने उस चीज को क्या किया, सोल्व किया। तो ये जो नियम है पहले भी मौजूद थे, आज भी प्रकृति में है, आगे भी रहेंगे। इट मींस ये यूनिवर्सल है, शाश्वत है। अब आप जैसे देखते हैं कि लाइट के बारे में न्यूटन के अपन योगदान को पढ़े, गति के बारे में न्यूटन के नियम को पढ़े, तो ये चीजें पहले भी होती थी। ऐसा नहीं है कि न्यूटन ने ये चीज कोई इन्वेंट की है, ये प्रकृति में पहले भी होता था। पहले भी सेब नीचे गिरता था, आज भी सेब नीचे गिरता है, लेकिन इस चीज को नोटिस किया और किसने, न्यूटन ने। तो अपन बात करें कि प्रकृति में जो भी नियम घटित होते हैं उन नियमों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, फिजिक्स या भौतिकी कहलाता है। भौतिकी शब्द है उसकी उत्पत्ति फ्यूसिस से हुई है, जो एक लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है टू स्टडी द रूल्स ऑफ नेचर। प्रकृति में जो भी घटनाएं हैं उनका अध्ययन करना भौतिकी कहलाता है। अब भौतिकी में काफी सारे टॉपिक्स हैं, मेजर रूप से आप पढ़ेंगे लाइट, लेंस, मिरर, प्रकाश हैं, लेंस हैं, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, हीट एंड मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, आपकी उष्मा संचरण की विधियां हैं, ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे, मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से अपन सभी टॉपिक्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज अपन जो डिस्कस करेंगे वो है एक शब्द अपन पढ़ेंगे, वो शब्द है मोशन, गति। गति क्या है? जैसे आपने देखा है, आपने सुना भी है कि गति है वो जीवन के लिए अति आवश्यक होती है। कहते हैं कि पड़ा पानी है वो गंदा हो जाता है, लेकिन बहता हुआ पानी है वो सदैव शुद्ध रहता है। तो गति है वो क्या है? कई बार आपको ये कहा जाता है कि आपको जीवन की परिस्थितियों के साथ तारतम्य बनाते हुए, जैसे आज के परिदृश्य में अपन बात करें तो आज कई ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो एक्सक्यूज दे सकते हैं कि भाई क्लासें, ऑफलाइन क्लासें अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं उन विद्यार्थियों से थोड़ा सा अनुरोध करना चाहूंगा, क्लासें अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन क्लासें अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है। तो ये कहा जाता है विनर सी द गेम, लूजर सी द पेन। विजेता है वो कभी बहाने नहीं बनाता, और जब तक व्यक्ति बहाने बनाना नहीं छोड़ता वह कुछ हासिल नहीं कर सकता। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी मानसून चल रहा है, और मानसून सत्र में आप देखते हैं कि जब बारिश आती है, भयंकर बारिश आती है, मूसलाधार जिसे कहते हैं, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो उस समय सारे पक्षी क्या करते हैं? सारे पक्षी अपने अपने आश्रयों में, अपने अपने शेल्टर होम्स, घर में जाने की कोशिश करते हैं और अपने आप को, अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि आज हो ही रहा है। लेकिन बाज क्या करता है? बाज क्या करता है? बादलों से ऊपर उड़ना प्रारंभ कर देता है और अपने आप को सेफ रखता है। मतलब इसका अपन ये कहें, इसकी मोरलिटी क्या है? क्या इसका अर्थ सेंस निकलता है कि अगर व्यक्ति सुख दुख और आने वाली जो भी विषमताएं हैं, देखो जीवन एक सा नहीं रहता, जिसे कहते हैं चलती का नाम गाड़ी है। तो अगर व्यक्ति आने वाली सभी समस्याओं से अपने आप को ऊपर परे रखता है तो वो हमेशा ही जीत की ओर अग्रसर होता है। इसीलिए अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। तो कैसी भी परिस्थितियां हो, व्यक्ति को हार नहीं माननी चाहिए और अपने अध्ययन को निरंतर आगे बढ़ाते रहना चाहिए। उसे ही अपन गति कहते हैं। वास्तव में इसके डेफिनेशंस के बारे में बात करें कि गति क्या है, आप ये कह सकते हैं कि सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्टेशनरी है, स्थिर है। अब मैं ये कहूं कि 1 सेकंड बाद ये यहां आ रहा है, 2 सेकंड बाद यहां आ रहा है, 3 सेकंड बाद यहां आ रहा है, 4 सेकंड बाद यहां आ रहा है, या मैं कह रहा हूं कि सपोज मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, 1 सेकंड में यहां है, 2 में यहां है, 3 में यहां है, 4 में यहां है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष बदलती है, क्या कहलाएगा? गति कहलाएगा। इफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष बदलाव आता है, क्या कहलाता है? गति कहलाता है। अब अपन बात करें कि जो गति है
गति कितने प्रकार की होती है। तो गति को आप फर्दर अगर डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन, घूर्णन के आधार पे कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटेशन, दोहराव के आधार पे कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, अक्ष के आधार पे आप विभाजित कर सकते हैं। तो फर्स्ट अपन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। विमा के आधार पर गति है वो कितने प्रकार की है। अब आप सोच रहे हैं विमा क्या है, ये कहां से शब्द आया। विमा के आधार पे अगर अपन गति को विभाजित करें तो ये गति है 3 प्रकार की होती है। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि विमा क्या है। जैसे छोटी क्लासों में आपने देखा होगा, आप ग्राफ लोड करते हैं, ग्राफ बनाते हैं ग्राफ पेपर में। तो आप ग्राफ बनाते हैं तो यहां आपको एक कॉमन सी चीज देखने को मिलती है जो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देशांक पद्धति में देख पाते हैं। इसे आप कहते हैं एक्स एक्सिस। अगर इसे आगे आप बढ़ाना चाहें तो इसे माइनस एक्स एक्सिस के रूप में जाना जाता है, इसे वाई एक्सिस के रूप में जाना जाता है, और नीचे की तरफ इसे माइनस वाई एक्सिस के रूप में जाना जाता है। अब ये है 2D। कई बार आप सुनते हैं 2D 3D, ये D क्या है। ये आपके राजस्थान एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 3D। D स्टैंड्स फॉर, D का मतलब क्या है, डायमेंशन क्या है। ऐसा ही एक इससे रिलेवेंट क्वेश्चन था 4G। G स्टैंड्स फॉर, G का मतलब क्या है, ये भी अपन डिस्कस करेंगे। पहले अपन देखते हैं कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब जेड एक्सिस कहां है। जैसे आप जनरली देख पाते हैं, सपोज मैं इस उंगली को, अगर मिडिल फिंगर है, इसको ये कहूं एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, तो आप देख पा रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो एंगल है, एंगल फॉर्मेशन जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का बन पा रहा है। जेड एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का। तो अब जो तीसरा एक्सिस है, आप कह रहे हैं कि भाई तीसरा एक्सिस तो आपने बोर्ड पे बनाया नहीं, तो तीसरा एक्सिस वास्तव में आपको विजिबल नहीं होगा, क्योंकि तीसरा एक्सिस है वो बोर्ड के बाहर की तरफ होगा परपेंडिकुलर। अब इस चीज को अगर आप पेपर या बोर्ड पे आप ड्रॉ करना चाहें तो आप इसे यहां ड्रॉ कर पाएंगे, जेड एक्सिस। और जहां पे ये तीनों एक्सिस मिलते हैं, ये जो पॉइंट है ये जाना जाता है ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। और कई बार ये कॉम्पिटिशन्स में पूछा भी गया है, व्हाट्स द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। मूल बिंदु के जो निर्देशांक हैं 0 0 0 होते हैं। अगर 2D में ले 0 0, 3D में ले 0 0 0 होते हैं। तो इन्हीं अक्षों के आधार पे आप गति को विभाजित करने वाले हैं। आपने लिखा ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, तो यहां डायमेंशन का मतलब क्या है, विमा के आधार पे वर्गीकरण या विमीय आधार पर वर्गीकरण। और विमा है, या आप कह सकते हैं साधारण लैंग्वेज में अक्षों के आधार पर वर्गीकरण। ये अक्ष आप देख पा रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलने से पहले ये थोड़ी सी क्वेरीज है, मैं क्लियर कर देता हूं जैसा आपका पूछा गया है। 3D, डी आप समझ गए होंगे, डी का मतलब क्या है। डी का मतलब है डायमेंशन, डायमेंशन। और ये क्वेश्चन जो अभी लेटेस्ट आपके राजस्थान एसआई में पूछा गया था 4G, G स्टैंड्स फॉर जनरेशन। जैसे आप कंप्यूटर के रेस्पेक्ट में भी पढ़ते हैं, कई बार आपने पढ़ा होगा फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। यहां से भी काफी बार क्वेश्चंस आता है जिसको अपन फर्दर पढ़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पे चलने से पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। काफी बार देखने को मिलता है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, जिसे आप कहते हैं निर्वात नलिका, निर्वात नलिका। ये काफी बार पूछा गया है, इसलिए आपको थोड़ा सा डिस्कस किया गया।
वैक्यूम ट्यूब, निर्वात नलिका। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके क्वेरीज हैं या आपके करंट जीके का क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया ने अभी फिलहाल जो वैश्विक परिस्थितियां बन रही है, चाइना के साथ में जो रिलेशनशिप पे असर पड़ रहा है, रिलायंस जियो और अमेरिका साथ में मिलकर 5G टेक्निक्स पर कार्य कर रहे हैं। तो इंडिया आत्मनिर्भर होने की दिशा में 5G टेक्निक्स, अगर 5G टेक्निक्स है इंडिया में डेवलप होती है, इंडिया यहाँ पे इस चीज पे इंप्लीमेंट करता है मोबाइल सेक्टर में, जिसे आप मोबाइल फोन, सेल फोन कहते हैं, तो ये एक अभूतपूर्व क्रांति होगी कम्युनिकेशन के क्षेत्र में। तो यहाँ 3D का मीन्स था, D स्टैंड्स फॉर डायमेंशन, विमा, G स्टैंड्स फॉर जनरेशन, पीढ़ी, और 5 जनरेशन के लिए जो रिलायंस जियो है वो अमेरिका के साथ मिलकर इसे भारत में इंप्लीमेंट करने पर विचार चल रहा है। फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें क्या यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब। अब आपको ये दिखने में क्वेश्चन छोटे छोटे दिख रहे हैं, लेकिन यही छोटे छोटे क्वेश्चन मामूली आपके इग्नोरेंस की वजह से एग्जाम्स में आपके नंबर या अंक कटवा सकते हैं और आप मेरिट लेवल से 1 या 2 अंक चूक जाते हैं। जैसा अभी आपने देखा होगा कि फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ था उसमें एक कॉमन क्वेश्चन आया था जिसे आप जनरली जानते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कैंडिडेट नहीं है जिसने सुना नहीं होगा। देखें, सीसीटीवी ध्यान में आया होगा। सीसीटीवी, ये सीसीटीवी क्या है? ये क्वेश्चंस पूछा गया था कि सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या है। अब जनरली आप देखते हैं, आप अपने घरों में सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, दुकानों में, शोरूमों में, एटीएम में, जहां भी जाएंगे लगभग आप देखते हैं यू आर अंडर द सर्विलेंस ऑफ सीसीटीवी कैमरा। अब ये सीसीटीवी क्या है, सीसीटीवी का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को अपन देखें तो ये था क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कैमरा। ये क्वेश्चंस पूछा गया था। सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या है? क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा। अब अपन अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसा आपने देखा, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, कि डायमेंशन के आधार पे गति कितने प्रकार की होती है। तो डायमेंशन के आधार पे अगर अपन गति को देखें तो गति है वो 3 प्रकार की होती है। 1D, जिसे आप जानते हैं एक विमीय गति, एक विमीय गति। सेकंड आता है 2D, जिसे आप कहते हैं द्विविमीय गति, द्विविमीय गति। थर्ड आता है 3D, आपने काफी बार सुना होगा, त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति। अब जो गति है, अपन कहें अक्षों के आधार पे गति कितने प्रकार की होती है। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, मोशन आर क्लासिफाइड इन 3 ब्रॉड कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज 1D, वन डायमेंशनल, एक विमीय गति। सेकेंड वन इज 2D, 2 डायमेंशनल, द्विविमीय गति। थर्ड वन इज 3D, 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय गति। अक्षों के आधार पे गति को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है एक विमीय गति, दूसरा द्विविमीय गति, तीसरा आप देख पा रहे हैं 3D, त्रिविमीय गति। अब अपन गति के 3 भाग हैं, इनकी बेसिक डेफिनेशन के बारे में बात करें कि इन्हें एक विमीय, द्विविमीय या त्रिविमीय क्यों कहा गया। जैसा अभी आपको बताया था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पिछली स्लाइड में अपन ने डिस्कस किया था। तो अपन बात करें कि यदि वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष बदलाव हो, वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष बदलाव हो रहा है, क्या कहलाता है? गति। और ये स्वाभाविक भी है। लेकिन यदि वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष बदलाव हो और वो केवल और केवल एक अक्ष के सापेक्ष हो,
हो सकता है वो एक्स एक्सिस हो सकता है वाई एक्सिस हो सकता है जेड एक्सिस हो। किसी भी अक्ष के सापेक्ष यदि वस्तु की स्थिति में बदलाव होता है वो क्या कहलाता है, एक विमीय गति 1D कहलाता है। नेक्स्ट अपन बात करें, यदि किसी वस्तु की स्थिति में बदलाव दो अक्षों के सापेक्ष हो, दो अक्षें हो सकती है एक्स अक्ष हो, वाई अक्ष और जेड अक्ष और एक्स अक्ष हो, तो यदि दो अक्षों के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष बदलाव हो क्या कहलाएगा, 2D द्विविमीय गति। नेक्स्ट आता है 3D, यदि वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष बदलाव हो और तीनों अक्षों में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, दैट इज कॉल्ड 3D त्रिविमीय गति। तो आप सिंपल कह सकते हैं, यदि वस्तु की स्थिति में बदलाव समय के सापेक्ष एक अक्ष में बदलाव एक विमीय गति, दो अक्ष में बदलाव द्विविमीय गति, तीन अक्ष में बदलाव त्रिविमीय गति। ये इनकी बेसिक डेफिनेशन थी। सॉरी। अब अपन बात करेंगे कि एग्जाम्स में क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। आपने कहा कि चलो सर ये तो अपन ने देख लिया, एग्जाम्स में क्वेश्चन कहां से आएंगे। एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एग्जाम्पल के रूप में पूछे गए हैं, उदाहरण के रूप में। तो कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, अपन डिस्कस करते हैं। लेट्स सी। देखें, कुछ बेसिक उदाहरण हैं जिन्हें अपन डिस्कस करते हैं। आपको ये आइडेंटिफाई करना है, आपको ये पता लगाना है कि ये जो एग्जाम्पल है एक विमीय गति का उदाहरण है, द्विविमीय गति का या त्रिविमीय गति का उदाहरण है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, सीधी नाली में बहती गेंद। एक एग्जाम्पल है, आप गेस करें कि कौन सी गति का उदाहरण है। सीधी नाली में बहती हुई गेंद। तब तक मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखता हूं। सीधी सड़क सीधी सड़क पर दौड़ती हुई बस। नेक्स्ट, निश्चित ऊंचाई से गिरती वस्तु। निश्चित ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु। नेक्स्ट, खंबे पर चढ़ता तिलचट्टा। और भी काफी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो अब मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आपको पता करना है कि ये कौन सी गति का उदाहरण है। सबसे पहले मैंने कहा है सीधी नाली में बहती हुई गेंद। जैसे अगर आप इसको डायग्राम के रूप में देखना चाहें या सीधा आप देखें तो सपोज ये कोई एक नाली है, ये कोई नाली है, इसके अंदर सपोज ये आपकी कोई बॉल है। ये t बराबर 1 सेकेंड पे या 0 सेकेंड पे यहां है। पानी के बहाव के साथ में ये कुछ समय बाद यहां पहुंचती है, t बराबर 1 सेकेंड कह सकते हैं। कुछ समय बाद ये गेंद यहां पहुंच जाती है, t बराबर 2 सेकेंड। तो आप देख पा रहे हैं कि समय के सापेक्ष अगर मैं यहां ग्राफ लोड करूं तो क्या ये गेंद कुछ समय बाद ऊपर की तरफ उठती है या इसके बाद और ऊपर उठती है? नहीं उठ पा रही। तो बदलाव कहां आ रहा है? सपोज यहां अक्स की वैल्यू 1 है, अक्स की वैल्यू 2 है, अक्स की वैल्यू 3 है। तो बदलाव आ रहा है केवल अक्स में। जैसे सपोज कोई व्यक्ति है, सपोज मैं हूं, आपके सामने खड़ा हूं, t बराबर 1 सेकेंड है, t बराबर 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, 4 सेकेंड है, 5 सेकेंड। केवल एक ही अक्ष में बदलाव आ रहा है, अक्ष में बदलाव आ रहा है। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई 1 सेकेंड चलने के बाद मैं हवा में उठ गया, नेक्स्ट 1 सेकेंड चलने के बाद और कुछ ऊंचाई तक उठ गया। केवल बदलाव कहां आ रहा है? अक्ष में। और ये आपने कहा था कि यदि वस्तु की स्थिति में बदलाव आता है
और एक अक्ष के सापेक्ष बदलाव आता है, कौन सी गति का उदाहरण होता है? एक विमीय गति का। तो आप ये कह सकते हैं कि सीधी नाली में बहती हुई गेंद है, वो कौन सी गति का उदाहरण है? 1D, एक विमीय गति का उदाहरण है। नेक्स्ट है सीधी सड़क पर दौड़ती हुई बस। सेम क्वेश्चन है कि भाई कोई बस है, वो सीधी सड़क पे चल रही है, तो केवल एक अक्ष में बदलाव आ रहा है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि भाई अक्ष में तो बदलाव आएगा, ऐसा नहीं है कि ये बस है कुछ समय बाद हवा में उठेगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये बस कंटिन्यू अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ती रहेगी। तो जो बदलाव आना है वो अक्ष में बदलाव आना है, और किसी भी एक अक्ष में बदलाव आता है, कौन सी गति कहलाती है? एक विमीय। तो सीधी सड़क पर दौड़ती हुई बस कौन सी गति का उदाहरण होगी? एक विमीय 1D का उदाहरण होगी। नेक्स्ट है, ये दो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। निश्चित ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु। सपोज मैं ये कह रहा हूं ये कोई वस्तु है, अब इस वस्तु को अगर मैं छोड़ता हूं तो ये नीचे की तरफ गिरेगी। ऐसा नहीं है कि भाई अगर अपन बात करें ये कोई वस्तु है, अगर सीधे नीचे की तरफ गिर रही है तो कौन सी अक्ष में बदलाव आ रहा है? जैसे आप यहां देख सकते हैं इस चीज को, कोई वस्तु है आपकी यहां है, कुछ समय बाद यहां, कुछ समय बाद यहां, लास्ट में आपके अर्थ ग्राउंड पे यहां पहुंचती है। तो केवल जो बदलाव आ रहा है वो वाई एक्सिस में आ रहा है, और केवल वाई अक्ष में बदलाव आए या एक्स अक्ष में बदलाव आए या जेड अक्ष में बदलाव आए, केवल एक ही अक्ष में बदलाव होता है, पोजीशन चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल, एक विमीय गति। तो आप कह सकते हैं निश्चित ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु भी कौन सी गति का उदाहरण है? एक विमीय गति का उदाहरण है। नेक्स्ट आता है खंबे पर चढ़ता हुआ तिलचट्टा। ये अच्छा क्वेश्चन है, लगभग स्टूडेंट्स इसमें 2D कर देते हैं। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से अपन देखें। जैसे सपोज इसे आपने एक्स एक्सिस कहा, माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड माइनस वाई एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट 0 0। तो आपने कहा कोई तिलचट्टा है, वो किसी क्षण किसी भी इंस्टेंट पे यहां है, कुछ समय बाद ये यहां नीचे आता है, उसके बाद यहां आता है। अब जैसे जैसे ये तिलचट्टा नीचे आ रहा है, तो क्या आप ये कर सकते हैं अक्ष में बदलाव आ रहा है? अक्ष की वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्या अक्ष में बदलाव आ रहा है? नहीं। एज यू नो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि अक्ष पे y की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। या y अक्ष पे x की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये जो y अक्ष है, इस पे x की वैल्यू क्या है? 0 है। तो चाहे इस इंस्टेंट पे हो, इस इंस्टेंट पे हो या इस इंस्टेंट पे हो, किसी भी क्षण हो, y अक्ष पे x की वैल्यू क्या है? 0। तो तीनों स्थितियों के लिए x की वैल्यू 0 है। बदलाव किस में आ रहा है? सपोज 1 2 एंड 3। तो बदलाव जो आ रहा है y की वैल्यू है वो डिग्रेड हो रही है, कम हो रही है। तो एक ही अक्ष में बदलाव आता है, कौन सी गति का उदाहरण है? 1D। तो ये थोड़ा सा मेंशन करना, दोबारा एक बार एग्जांपल्स को आप देख सकते हैं कि निश्चित ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु है या खंबे पर चढ़ता तिलचट्टा कौन सी गति का उदाहरण है? एक विमीय गति का उदाहरण। नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको देखते हैं। बंदूक से छोड़ी गोली किसी छत से क्षैतिज दिशा में फेंकी वस्तु क्षैतिज दिशा में फेंकी वस्तु हवाई जहाज से गिराया बम, जैसा आपने सर्जिकल स्ट्राइक में देखा था, हवाई जहाज से गिराया बम,
अब आप ये कर सकते हैं, कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं जिनको अपन पढ़ेंगे। पहले अपन देखते हैं कि बंदूक से छोड़ी हुई गोली, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स कौन सी गति के हैं। जैसे आप आगे पढ़ेंगे तो इस गति को भी अपन डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। ये प्रक्षेप्य गति क्या है, ये वास्तव में अपन कह सकते हैं कि ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति के हैं। अब आप ये कहेंगे कि प्रक्षेप्य गति क्या होती है भाई, तो देखो थोड़ा सा अपन इसको यहां ब्रीफ कर देते हैं। जैसे आप ये कह रहे हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट 0। तो आप ये कह सकते हैं कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, कोई भी वस्तु है, वो एक्स एक्सिस के साथ में किसी भी एक्यूट एंगल, न्यून कोण जिसे आप कहते हैं थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री, यदि कोई कोण है वो 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, उसे आप क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल, जिसे आप कहते हैं न्यून कोण। यदि कोई भी वस्तु है वो क्षैतिज के साथ में हॉरिजॉन्टल, इसे आप हॉरिजॉन्टल, जो एक्स एक्सिस है उसे हॉरिजॉन्टल क्षैतिज बोलते हैं। एक वर्ड और आता है क्षितिज, यहां भी जैसे हिंदी का वर्ड है, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। क्षितिज क्या है, वेयर स्काई एंड सी सीम्स टू मीट, ऐसा स्थान जहां आपको समुद्र और आकाश मिलता हुआ प्रतीत होता है, वो होता है क्षितिज, और ये है क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल। जबकि इसे कहते हैं अपन वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर। तो यदि कोई वस्तु है क्षैतिज के साथ किसी भी न्यून कोण पर फेंकी जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी एक न्यून कोण, एक्यूट एंगल लिया, वस्तु को फेंका गया, ये आपका जो एंगल है थीटा, वो है एक्यूट एंगल, न्यून कोण। तो न्यून कोण पर जब आपने वस्तु को फेंका, क्या होगा भाई, जैसे आप ये कहें कि आप कोई भाला फेंकते हैं, कोई बॉल फेंकते हैं, डिस्क थ्रो करते हैं, या किसी भी छत से दूसरी छत पे आप कोई वस्तु फेंकेंगे, तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि जो बॉल या वस्तु है अपने पीक पॉइंट पे पहुंचता है, अपने पीक पॉइंट पे, अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है, उसके बाद में वापस नीचे आता है। जैसे एक मारवाड़ी या हिंदी में कहावत है कि जो व्यक्ति जितना ऊंचाई पे जाता है उतनी ही अवनति को प्राप्त करता है, या सूर्य की तरफ थूकने से वह उसी व्यक्ति पे गिरता है, या अपने लिए जो गड्ढा खोदता है उसी गड्ढे में गिरता है। तो जब आप वस्तु को गिरोगे, वस्तु को फेंकोगे, क्योंकि ये सारे नियम प्रकृति के हैं, अपन ने नहीं बनाए हैं, तो जैसे ही वस्तु को आप फेंकोगे अपने पीक पे जाएगा, वापस अर्थ पे लौटता है। इस प्रकार की जो गति है वो क्या कहलाती है, प्रक्षेप्य गति कहलाती है। बट अभी अपना क्वेश्चन ये है, प्रक्षेप्य गति नहीं है, अपना क्वेश्चन ये है कि ये एक विमीय गति है, द्विविमीय गति है, या त्रिविमीय गति है। अब आप देख रहे हैं कि भाई आपने कहा, सपोज ग्राफ पढ़ा है, तो इस चीज को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, ये लो। आपने कहा कि किसी क्षण, इस क्षण पे आप एक्स और वाई एक्स की वैल्यू या जेड एक्स की वैल्यू दे, तो यहां आप देखते हैं ग्राफ में ये एक्स की वैल्यू है, सपोज जो है, यहाँ पे वाई की वैल्यू है, तो एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यू आ रही है। आप कहें कि नहीं मुझे इस पॉइंट पे वैल्यू चाहिए, तो इस पॉइंट पे देखें, ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है। आप कहें कि नहीं इस पॉइंट पे चाहिए, ये एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है। तो प्रत्येक क्षण पे आप एक्स और वाई की इंस्टेंट वैल्यू, तात्क्षणिक मान ज्ञात कर सकते हैं। और यही आपने डेफिनेशन में कहा था कि यदि किसी ऑब्जेक्ट की, किसी वस्तु की स्थिति में बदलाव आता है दो अक्षों के सापेक्ष, आप देख पा रहे हैं कि प्रत्येक अक्ष पे एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, वाई की वैल्यू चेंज हो रही है, और दो अक्षों में बदलाव आता है, कौन सी गति कहलाती है, द्विविमीय गति। तो आप कह सकते हैं बंदूक से छोड़ी हुई गोली,
बंदूक से छोड़ी हुई गोली द्विविमीय गति का, जैसे आपने देखा इस ग्राफ में x और y की वैल्यू है टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, और जो एक्यूट एंगल है एक्यूट एंगल। तो यदि किसी वस्तु को किसी भी न्यून कोण पर फेंका जाए और उसकी दो अक्षों में बदलाव आता है, कौन सी गति कहलाती है? द्विविमीय गति। अब अपन एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। बंदूक से छोड़ी गई गोली जो किसी भी वस्तु को हिट ना करे। अगर कोई गोली है बंदूक से छोड़ी जाती है, सपोज आप ट्रिगर दबाते हैं, वो गोली किसे हिट नहीं करेगी तो धरातल पे पहुंचती है। जो उसका पथ होता है, पथ कैसा होगा? एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कि प्रक्षेप्य गति में कण का पथ कैसा होता है? पैराबोलिक, परवलयाकार। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जिसे अपन आगे डिस्कस करेंगे। पैराबोलिक, परवलयाकार, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम्स में कि प्रक्षेप्य गति में कण का पथ कैसा होता है? पैराबोलिक, परवलयाकार। अब आपने देखा कि जैसे ही बंदूक से गोली छोड़ी गई, कण का पथ कैसा है? परवलयाकार। कितनी अक्षों में बदलाव आ रहा है? दो अक्ष में। तो कौन सी गति होगी? द्विविमीय गति होगी। नेक्स्ट अपन देखें, किसी छत से 37 दिशा में फेंकी हुई वस्तु, एक छत से दूसरी छत की ओर कोई आप सामान या वस्तु ऑब्जेक्ट फेंकते हैं तो वो दूसरी छत पे जाके गिरती है, कौन सी गति कहलाती है? 2D, द्विविमीय गति कहलाती है। हवाई जहाज से गिराया गया बम, हवाई जहाज से सर्जिकल स्ट्राइक में आपने देखा होगा इजराइल के जो बॉम्ब्स गिराए गए थे पीओके में, हवाई जहाज से गिराया गया बम या प्रक्षेप्य गति। अब हवाई जहाज से बम गिराया गया है, ये भी कौन सी गति का उदाहरण होगा? 2D गति का उदाहरण होगा। या आपसे ये कहा जाए कि आपको टेनिस बॉल थ्रो करनी है, डिस्क थ्रो करनी है या भाला फेंकना है, तो कौन सी गति का उदाहरण होगा? भाला ऐसा तो नहीं है कि आप सीधा फेंकेंगे बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। जैसे ही अक्ष और वाई अक्ष, एक ऐसा समय होगा कि वो वापस धरातल पे लौटेगा। तो यदि किसी वस्तु की स्थिति में बदलाव आ रहा है अक्ष वाई अक्ष के सापेक्ष, कौन सी गति कहलाती है? द्विविमीय गति। तो आप ये कह सकते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स थे। बंदूक से छोड़ी हुई गोली, टेनिस बॉल को थ्रो करना, डिस्क थ्रो करना, भाला थ्रो करना, ये द्विविमीय गति के उदाहरण है। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स और हैं जिनको अपन देखते हैं। पतंग की गति, पतंग आप उड़ाते हैं, पतंग की गति देखा होगा। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, मक्खी मच्छर की गति, मक्खी या मच्छर की गति। पतंग की गति है, मक्खी मच्छर की गति है, ये कौन सी गति के अंतर्गत आते हैं? तो आप देखें, पतंग है, जैसे आपको एक्सिस के आधार पे बताया भी था, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है एंड जेड एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो। अब आप ये कह रहे हैं कि मक्खी मच्छर है, वो सपोज यहां है, सपोज मक्खी मच्छर आपका यहां है, तो यहां देखें आप एक्स एक्स की वैल्यू, वाई एक्स की वैल्यू। अब जैसे जैसे ये मूव करेगा तो एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, वाई की सेम है। अगर ये मक्खी मच्छर यहां आता है, एक्स की वैल्यू चेंज, वाई की वैल्यू चेंज। लेकिन क्या ये आवश्यक नहीं? ये जेड एक्सिस है, मक्खी ये मच्छर है, ये आपके एक्स एक्स वाई एक्स के अलावा जेड एक्स के सापेक्ष भी चेंज हो रहा है। इसको थोड़ा गौर से देखें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये जेड एक्स है, वो आपके बोर्ड के बाहर की तरफ है। तो ये जो मक्खी मच्छर है, ये जैसे जैसे भिनभिना रहा है, मूव कर रहा है, भाई यहां अलग अलग मूव कर रहा है ये डायरेक्शन में, जैसे जैसे मूव करेगा एक्स वाई की वैल्यू चेंज हो रही है। लेकिन ये जेड एक्स की तरफ भी तो मूव कर सकता है। तो जब तीनों अक्षों में बदलाव आता है, कौन सी गति कहलाती है? 3D। तो आप ये कह सकते हैं कि पतंग की गति, मक्खी या मच्छर की गति कौन सी गति का उदाहरण है? 3D, त्रिविमीय गति का उदाहरण है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा रिमाइंड रखें। नेक्स्ट, यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, काफी बार पूछा जाता है
जैसे आप बायोस्कोप में या किसी भी सिनेमा हॉल में जाते हैं या मूवी देखने जाते हैं तो कई बार आप सुनते हैं ये मूवी 3D है। अब 3D मूवी है तो आप नेक्ड आई नग्न आंखों से नहीं देख पाते। जैसे ही आप सिनेमा हॉल में जाते हैं आपको एक स्पेशल टाइप का गॉगल्स दिया जाता है। वो गॉगल्स क्यों दिया जाता है? तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 3D मूवी है जिसे आप त्रिविमीय चलचित्र के नाम से जानते हैं, त्रिविमीय चलचित्र, तो क्वेश्चन ये था आपका 3D मूवी त्रिविमीय चलचित्र देखने के लिए चश्मे में क्या प्रयुक्त होता है? तो 3D मूवी है, त्रिविमीय चलचित्र आपको देखना है तो चश्मे में क्या प्रयुक्त होता है? चश्मे में जो आपका प्रयुक्त होता है दैट इज कॉल्ड पोलेराइड। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है जिसे हम लाइट में और डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल ये क्वेश्चन है 3D मूवी त्रिविमीय चलचित्रों को देखने के लिए चश्मे में प्रयुक्त पदार्थ क्या है? पोलेराइड। मक्खी मच्छर की गति, पतंग की गति कौन सी गति का उदाहरण है? 3D गति का उदाहरण है। तो ये अपने अक्षों के आधार पे गति थी। फिर अपन इसमें गति के और आधार पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटिशन, दोहराव के आधार पे। आवर्त गति है, सरल आवर्त गति है, स्थानांतरीय गति है, घूर्णन गति है। तो ये अपन रेखी गति है, अरेखी गति है, इनको आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक शब्द और पढ़ते हैं। तो ये तो आपके थे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस, अक्षों के आधार पे गति। नेक्स्ट अपन एक शब्द देखते हैं एनालम। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन गति के नियम। न्यूटन गति के नियम, तो सिंपल मैकेनिक्स में न्यूटन गति के नियम से जनरली एक क्वेश्चंस देखने को आपको प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम्स में मिल जाएगा। तो अपन देखते हैं न्यूटन गति के नियम। अब न्यूटन है, न्यूटन ने गति के रेस्पेक्ट में, अब मोशन के रेस्पेक्ट में 3 नियम दिए थे, 3 इक्वेशन दिए थी। आफ्टर ग्रेविटेशन लॉ दिया था, आपके कूलिंग लॉ दिया था, तो उनको अपन आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी गति के रेस्पेक्ट में, मोशन के रेस्पेक्ट में न्यूटन ने क्या नियम दिए? तो न्यूटन ने गति के बारे में 3 नियम दिए थे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। फर्स्ट अपन देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। गति का प्रथम नियम। अब देखो ये नियम है, आप काफी दिनों से पढ़ते आए हैं और आगे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि ये नियम इजी है और यहां से क्वेश्चंस आता है और प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं होने के कारण अपन क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं। तो अब देखो यहां से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। हम प्रत्येक क्वेश्चन को, प्रत्येक फैक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप अच्छे से स्टडी करते हैं तो हो सकता है कि आपको 1-2 दिन एक्स्ट्रा लगे कोर्स कंप्लीट करने में, लेकिन अगर आपने उसको अच्छे से स्टडी किया है तो जो टॉपिक आप कवर करते हैं एग्जाम्स में कंप्लीटली, उससे जो भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं उनको आप सही कर पाते हैं। बट अगर आप पार्शियली किसी चीज को पढ़ते हैं तो पार्शियली आप कंटेंट्स तो ज्यादा पढ़ पाते हैं, कंटेंट्स तो आप ज्यादा पढ़ लेंगे, 2 के बजाय 4 यूनिट पढ़ लेंगे, लेकिन क्वेश्चंस हैं, मार्क्स हैं, वो एवरेज स्टूडेंट से कम होते हैं। तो अपन जिस टॉपिक को पढ़ेंगे, जिस चीज को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का प्रथम नियम। सबसे पहले अपन बात करें कि स्टेटमेंट क्या है, क्या कहता है गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जैसे सपोज आप ये कह रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज ये वस्तु है, ये आपको कैसी दिखाई दे रही है? स्टेशनरी है, बिल्कुल स्थिर है, कोई डाउट नहीं है। अब ये वस्तु तब तक स्थिर रहेगी जब तक कोई दूसरा व्यक्ति उंगली नहीं करेगा, इसमें छेड़छाड़ नहीं करेगा। जैसे आपने कहा कोई वस्तु है, ये स्थिर है,
तब तक स्थिर रहेगी जब तक आप इसके साथ में छेड़छाड़ नहीं करते, इस पर कोई बल आरोपित नहीं करते। तो स्टेटमेंट बन सकता है, कोई भी वस्तु जब तक स्टेशनरी स्थिर रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो। आपने कहा क्या ये कंप्लीट सही है? नेक्स्ट अपन बात करें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो गति कर रहा है, सपोज एक मार्बल आप कंचा लेते हैं, उसको फर्श पे रोल करते हैं, वो गति करता है, तो वो नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु गतिशील है, मोशन में है, तो वो गतिशील ही रहना चाहिए। लेकिन आप देखते हैं वो तो रुक जाता है, क्यों? आपके मन में आता होगा कि वही वास्तव में न्यूटन ने तो कहा था गतिशील रहना चाहिए, रुक क्यों जाता है? वहां पे देखो, फ्लोर और मार्बल के बीच में एक फोर्स कार्य करता है, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। अब आप कहीं घर्षण बल नहीं होता तो मजा आ जाता। क्रिकेट में जो बाउंड्री है, बॉल है, रुकती नहीं। लेकिन हर चीज का क्या होता है? एक पहलू होता है। जैसे आप जानते हैं, जो एंड सोरो आर जस्ट टू साइड ऑफ ए कॉइन। सुख और दुख एक सिक्के के पहलू होते हैं। आप वहां सोच रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता, मजा आता, लेकिन आपने कभी ये सोचा फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता? बाइक चला रहे हैं, आपका ब्रेक नहीं लगता, आप स्लिप हो जाते। आप फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता, आप चल नहीं पाते। फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो मैं यहाँ पे लिख नहीं पाता। तो फ्रिक्शन फोर्स भी आवश्यक है। बट इसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, कोई वस्तु मोशन में है, गतिशील है, तो वो गतिशील रहेगी। कब तक? जब तक कोई बाह्य बल आरोपित न हो। तो ये तो इसका स्टेटमेंट था कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी। कब तक? जब तक बाह्य बल आरोपित न हो। वस्तु ऐसा क्यों करती है? वस्तु ऐसा करती क्यों है? भाई आपने कहा कि कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु ऐसा क्यों करती है, इसके पीछे क्या कारण है, उस चीज को अपन देखते हैं। कि कोई भी वस्तु है वो स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे ये कारण है कि वस्तु अपने एक गुणधर्म का पालन करती है, प्रॉपर्टी का पालन करती है। और वो प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी है इनर्शिया, जड़त्व। जड़त्व। जैसे सपोज आपको सुबह, दिसंबर का मंथ चल रहा है, सुबह घर वाले 5 बजे जगाते हैं कि भाई उठ जाओ, टाइम हो गया है। तो अब आप क्या कहेंगे? आप कहते हैं 5 मिनट और, बस 5 मिनट और। आप जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहते हैं। आप स्टडी कर रहे हैं या यूट्यूब पर मूवी देख रहे हैं, घर वाले आपको कहते हैं कि भाई मार्केट जाना है, कुछ सब्जी वगैरह लेके आनी है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे बस 5 मिनट हो, 10 मिनट हो। आप ऐसा क्यों कहते हैं उनको? क्योंकि आप क्या चाहते हैं? आप जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में बने रहें। आप अपने कंफर्ट जोन में बना रहना चाहते हैं। कई बार आप कहते हैं कि नहीं, आज से नहीं, कल से पढ़ेंगे। कल भी वही चीज आप रिपीट करते हैं कि आज से नहीं, कल से। क्यों? क्योंकि व्यक्ति उसी नियम को अप्लाई करता है, वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। तो यही चीज यहां लागू होती है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहना चाहेगी। क्यों रहना चाहेगी? इसके पीछे का कारण है, वो है इनर्शिया। इसका जो सीक्रेट है वो ये है इनर्शिया, जड़त्व। ये जड़त्व क्या कहता है कि भाई स्थिर है तो स्थिर रहो, गतिशील है तो गतिशील रहो, जब तक कोई बाह्य बल आरोपित न हो। ये इसका स्टेटमेंट आया। अब बात आती है कि वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, फेज चेंज, स्टेट चेंज का अपोज करती है। इसका कारण है जड़त्व। तो यहां से अगर आपका क्वेश्चन बने स्टेटमेंट से, तो पहला क्वेश्चन बनता है हु एक्सप्लेन फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट इनर्शिया। सर्वप्रथम ये जड़त्व होता है ये किसने बताया था? तो जड़त्व की जो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन दी थी गैलीलियो। सर्वप्रथम जड़त्व की जो व्याख्या की थी वो किसने की थी? गैलीलियो ने। हु वाज गैलीलियो? एक क्वेश्चन और बनता है भाई, जब चीज को पढ़ते हैं तो कंप्लीटली पढ़ेंगे। गैलीलियो कौन था? गैलीलियो जिसने दूरबीन का, बाइनाकुलर्स का आविष्कार किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? टेलीस्कोप, गैलीलियो ने किया।
जड़त्व के बारे में सर्वप्रथम एक्सप्लेनेशन किसने दी? गैलीलियो ने। तो पहला क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम्स में पूछा जाए, हु एक्सप्लेन फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट इनर्शिया, जड़त्व की सर्वप्रथम व्याख्या किसने दी? तो आपका आंसर क्या रहेगा? गैलीलियो। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? विच लॉ ऑफ न्यूटन्स नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन गति का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहा जाता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का प्रथम नियम ही क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता, आपको पूछा जाए कि जड़त्व का नियम गति के किस नियम को कहेंगे? जड़त्व का नियम गति के प्रथम नियम को कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जाए कि भाई जड़त्व की व्याख्या गैलीलियो, जड़त्व का नियम गति के प्रथम नियम को। नेक्स्ट ये है, कई बार आपने नोटिस भी किया होगा, आपको ये कहा जाता है कि भाई आप एक काम करें, जो टेबल पे बोतल है वो जरा पास कर दें, या आप खाना खा रहे हैं तो कई बार आप कहते हैं पास द मील, पास द साल्ट। भाई आपसे बोतल दूर है, पानी दूर है, नमक दूर है, तो आप कहते हैं भाई पास द साल्ट, नमक पास कर दें। ठीक है, अगला कैंडिडेट आपको दे देता है। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि आप घर के बाहर खड़े हैं, आपकी गाड़ी व्हीकल स्टार्ट है, वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आप किसी दूसरे कैंडिडेट को कहते हैं प्लीज पुश द कार, कि आप हेल्प करेंगे कार को धक्का देने में। वो कहता है सॉरी। क्यों? ऐसा क्यों? या फिर एक घर में एक छोटा बेबी होता है, उसको आप गोद में लेते हैं, थोड़ा सा आप इंटरटेनमेंट फील करते हैं, थोड़ा सा आप अच्छा फील करते हैं। आपने देखा होगा द ग्रेट खली, या किसी बाहरी पहलवान को, रेसलर को आपको कहते हैं भी इसको उठाना है, आप क्या करेंगे? ऐसा क्यों हो पाता है? भाई वो भी ऑब्जेक्ट है, वो भी ऑब्जेक्ट है, दोनों अपोज करेंगे। या कोई कैंडिडेट है, एक बच्चा है, उसकी उंगली को आप ट्विस्ट करें, क्या होगा? या एक कोई पहलवान है, उसकी उंगली को ट्विस्ट करें। इसका मतलब क्या है? देखो, वास्तव में उंगली ट्विस्ट नहीं करनी है। इसका मतलब क्या है? भाई छोटा बच्चा है, विरोध कम करेगा, बड़ा बच्चा है, आपके बराबर है, तो वो विरोध ज्यादा करेगा, हो सकता है कि बहस हो जाए। तो उस चीज का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु छोटी है तो कम विरोध करेगी, बड़ी है तो विरोध अधिक करेगी। अब आपने कहा छोटी बड़ी का सेंस क्या है? वास्तव में इसका लॉजिक क्या है कि जड़त्व को कैसे मेजर करें, कैसे मापे कि किस वस्तु का जड़त्व कैसा है? तो वो आपको बताएगा मास। ये मास मूवी वाला मास नहीं है भाई, द्रव्यमान, जिसे आप कहते हैं द्रव्यमान संहति के नाम से भी अगर हिंदी में बात करें तो द्रव्यमान संहति। तो यहां से क्वेश्चन क्या बना? क्वेश्चन बना कि किसी वस्तु के जड़त्व की माप क्या होती है? द्रव्यमान होती है। किसी भी वस्तु का जड़त्व मापना है तो किस आधार पर मापा जाता है? द्रव्यमान। किसी वस्तु का मास अधिक है तो जड़त्व अधिक होगा, कम है तो जड़त्व कम होगा। तो आपके 3 क्वेश्चन बने। जड़त्व की सर्वप्रथम व्याख्या गैलीलियो, जड़त्व का नियम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति के प्रथम नियम को, जड़त्व की माप क्या होती है? द्रव्यमान होती है। तो ये तो इसकी थ्योरी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस। एग्जाम्स में और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके एग्जाम्पल्स, जिसे आप कहते हैं एप्लीकेशंस के नाम से जाने जाते हैं, जिसे साधारण भाषा में आप अनुप्रयोग भी कहते हैं। अब अनुप्रयोग क्या होता है? अनुप्रयोग देखो, यहां से अपन एक समझते हैं कि अनुप्रयोग शब्द कहां से आया। जैसे सपोज आप कंप्यूटर है, कंप्यूटर लैपटॉप सभी के पास में होगा, आप विंडो इंस्टॉल करते हैं, तो विंडो इंस्टॉल करते हैं तो कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट आती है। कभी भी आपने देखा माई कंप्यूटर आपने इंस्टॉल किया? नहीं, वो बाय डिफॉल्ट आता है। बट आप सोचते हैं मेरा फ्यूचर क्या होगा, आप कुंडली का सॉफ्टवेयर डालते हैं, आपको ऑफिशियल वर्क करना है, MS ऑफिस डालते हैं, वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसको सिंपली आपको समझाते हैं। सपोज आप पैदा हुए थे, आपके पास में 2 आंखें थी, क्या था? ये है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपके पास में 2 हाथ हैं, क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये चश्मा है, पैदा हुआ था तब नहीं था, मैंने अभी लिया है, ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये साफा है, साफा पहले नहीं था, अभी लिया है, क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इस नियम का दैनिक जीवन में कहां कहां आपको देखने को प्रभाव मिलता है, वही क्या कहलाते हैं? अनुप्रयोग कहलाते हैं। साधारण भाषा में आप इसे एग्जाम्पल्स, उदाहरण भी कह सकते हैं। तो देखो कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें अपन देखते हैं, ये जनरली पूछे जाते हैं। देखो,
जनरली एग्जाम्पल्स क्या हैं उनको अपन थोड़ा मैं ब्रीफ कर देता हूं, फिर नेक्स्ट आपके स्लाइड्स में वो कंटेंट आपको अवेलेबल होगा। सबसे पहले अपन बात करें कि आपने देखा होगा, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा, आपने एक ग्लास लिया, ग्लास के ऊपर में एक आपने कार्ड रखा, गत्ता रखा, गत्ते के ऊपर आपने कॉइन रखा। तो जैसे ही आप कार्ड को हिट करते हैं क्या होगा, कार्ड को जैसे ही हिट करेंगे कि आपका कार्ड तो मूव हो जाता है, लेकिन जो कॉइन है वो कॉइन ग्लास में गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखें, आप इस कंडीशन को समझें। ग्लास के ऊपर आपने कार्ड रखा, उसके ऊपर गत्ता रखा। जैसे ही आपने कार्ड को हिट किया, कार्ड तो गति कर जाता है, लेकिन सिक्का, कॉइन, उसका भी एक वजूद है, और उस वजूद का नाम क्या है? इनर्शिया, जड़त्व। तो कार्ड तो जैसे ही गति करता है, सिक्का अपने जड़त्व गुण के कारण कहां गिर जाता है? ग्लास में। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्लास पे रखे गत्ते को मारने पर गत्ते पे रखे सिक्के का ग्लास में गिरना गति का कौन सा नियम है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का प्रथम नियम। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ अपन बढ़ते हैं। आपने देखा होगा, काफी बार एक्सपीरियंस भी किया होगा कि ये क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा गया था। किस तरीके से पूछा था कि घुड़सवार घोड़े के अचानक दौड़ने पर घुड़सवार का पीछे की ओर झुकना। घुड़सवार का पीछे की ओर झुकना जब घोड़ा अचानक दौड़ता है। या आप अपने रेस्पेक्ट में इसको ये समझ सकते हैं कि बस के अचानक चलने पर यात्री का पीछे की ओर झुकना। सपोज कोई यात्री बैठा है, तो आप इस चीज को देखो इजीली समझ सकते हैं। कोई यात्री बैठा है तो लोअर पार्ट, नीचे वाला पार्ट, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉन्टेक्ट विद सीट। नीचे वाला भाग आपके सीट के संपर्क में है, ऊपर वाला भाग स्थिर है। जैसे ही बस चलती है तो आप देख पाएंगे नीचे वाला भाग तो क्या करेगा? बस के संपर्क में है, डायरेक्ट मूव करेगा। नीचे वाला भाग क्या है? संपर्क में नहीं है और अपने स्थान पे रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें, कोई व्यक्ति खड़ा है, आप उसके पैर पकड़ के खींचेंगे, किधर गिरेगा? नीचे गिरेगा, पीछे की तरफ गिरेगा। यही होता है कि ऊपर वाला भाग है वो विरोध करता है, नीचे वाला भाग बस के साथ गति करता है और यात्री पीछे की तरफ झुक जाता है। अगली बात करें, अगला क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल है, वो क्या है कि बस के अचानक ब्रेक लगाने पर, यह काफी बार रिपीट हुआ है कि बस के अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री का आगे की तरफ झुकना। बस मोशन में है तो बस गति कर रही है, तो आप ये नहीं कर सकते आपका शरीर भी गति कर रहा है। तो बस के अंदर आपका पूरा शरीर है, पूरे शरीर में गति होगी, चाहे लोअर पार्ट हो अपर पार्ट हो। लेकिन जैसे ही बस रुकती है, ब्रेक लगाते हैं, रिटार्डेशन, मंदन होता है, तो नीचे वाला भाग तो संपर्क में, और संपर्क में होते हैं उनको फायदा भी मिलता है। कई बार आप जैसे ये कहें कि आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनके संपर्क में, तो आपको फायदा मिलता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में जल्दी सेलेक्ट होते हैं। अब जैसे ही ये नीचे वाला पार्ट है संपर्क में है, बस रुकी, नीचे वाला पार्ट है वो रुक गया, ऊपर वाले पार्ट कोई किसी भी संपर्क में नहीं था। संपर्क में नहीं होने का खामियाजा ये भुगतना पड़ता है कि आगे की तरफ झुक जाता है और दांत और नाक टूटने का भय होता है। तो यही है कि आपका एक आइडिया, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। सो आई रिपीट, सो सब्सक्राइब द चैनल ऑफ एजुकेयर और एक अपने जो जीवन है उसको एक उन्नत मार्ग की तरफ ले जाएं। देखो, क्लासेस सभी जगह होती है, लेकिन अगर एक राइट प्लेस, राइट अपॉर्चुनिटी, जैसे एक एग्जांपल देना चाहूंगा बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन के लिए, कि लक क्या है? लक क्या है? When opportunity meet with preparation, it creates your luck। कई बार क्या है कि आपके पास में मौका होता है लेकिन आप तैयार नहीं है। अभी आपके पास मौका है, आपके पास में टाइम स्लॉट खाली है कि क्या करें, व्हाट टू डू, कि करना क्या है, करना क्या है। और करने के लिए आपके पास में ऑप्शन भी है, और ऑप्शन है स्काई एजुकेयर। तो अब आपके पास में प्रिपरेशन और अपॉर्चुनिटी दोनों है। एंड व्हेन प्रिपरेशन मीट विथ अपॉर्चुनिटी, इट क्रिएट्स योर लक, इट क्रिएट्स योर डेस्टिनी। तो भाग्य कुछ नहीं होता, भाग्य व्यक्ति खुद बनाता है। तो अपन रिपीट करते हैं अपने स्टेटमेंट की तरफ कि एग्जाम्पल था कि बस के अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री का आगे की ओर झुकना कौन सी गति का उदाहरण है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का प्रथम नियम। आपने देखा नेक्स्ट कि कोई खरगोश है, खरगोश के पीछे कुत्ता दौड़ता है। तो खरगोश क्या करता है? खरगोश अपनी जान बचाने के लिए क्या करता है? टेढ़े मेढ़े रास्तों पर दौड़ता है। खरगोश याद करता है न्यूटन को, आप याद करते हैं गॉड को। खरगोश याद करता है न्यूटन को। क्यों याद करता है? क्योंकि आपने देखा खरगोश हल्का फुल्का होता है,
आपका पालतू भी हो सकता है, तो उसका द्रव्यमान कम है। और यही आपने कहा था मास, द्रव्यमान कम है इसका मतलब विरोध कम है, विरोध कम है इसका मतलब टेढ़े मेढ़े रास्तों में इजीली दौड़ लेगा। लेकिन कुत्ता जिसका द्रव्यमान क्या है, अधिक है, द्रव्यमान अधिक है मतलब जड़त्व अधिक है, जड़त्व अधिक है, घूमने में दिक्कत आएगी, तब तक खरगोश बचकर निकल जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि शिकारी कुत्ते से बचने के लिए खरगोश द्वारा जिगजैग टेढ़े मेढ़े रास्तों में दौड़ना कौन सी गति का उदाहरण है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का प्रथम नियम। नेक्स्ट, आपने देखा होगा कि कई बार आप क्या करते हैं कि झाड़ी से बेर तोड़ते हैं, पत्थर मारते हैं। वैसे कहते हैं पत्थर नहीं मारना चाहिए, और कहा भी गया है मत फेंक पत्थर पानी में, मत फेंक पत्थर पानी में, उसे कोई पीता भी होगा, मत हो उदास जिंदगी में, तुझे देखकर भी कोई जीता होगा। और आपके माता पिता, पेरेंट्स, गार्जियन सभी की आस आपसे है, तो आपकी एक जो राइट चॉइस है, आपकी जो जॉब है, आपका फ्यूचर है, उन कितने चेहरों पे मुस्कान ला सकता है, उस चीज को देखें। नेक्स्ट, एक दो एग्जांपल्स और हैं जिनको अपन कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कि आप ये कहें कि वृक्ष हैं, वृक्ष या झाड़ी कह दें, उनकी शाखाओं को हिलाएंगे, शाखाओं को हिलाएंगे तो क्या होगा? शाखाएं तो मूव कर जाती है, लेकिन फल या बेर हैं अपने जड़त्व गुण के कारण, द्रव्यमान के कारण, जड़त्व के कारण नीचे झड़ जाते हैं। तो आप ये कहेंगे वृक्षों की शाखाओं को हिलाने पर फलों का झड़ना कौन सी गति का उदाहरण है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट, आपने देखा होगा कंबल है, ब्लैंकेट है, इसको आप विद द हेल्प ऑफ स्टिक डंडे से जैसे ही पीटेंगे, कंबल को जैसे ही डंडे से पीटा, क्या हुआ? कंबल तो मूव कर गई, लेकिन जो सैंड पार्टिकल हैं, धूल के कण हैं, वो आपको क्या होंगे? झड़ते हुए प्रतीत होंगे। तो आप ये कह सकते हैं कंबल को डंडे से पीटने पर धूल कणों का झड़ना, ये भी कौन सी गति का उदाहरण है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आपने देखा होगा कि बंदूक से गोली चलाने पे क्या होता है? कांच में गोल छेद हो जाता है। क्यों? क्योंकि बुलेट का वेग, वेलोसिटी इतनी अधिक होती है कि जो कांच के पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट मोड में होते हैं, विश्राम जड़त्व में होते हैं, और जो बुलेट है जितने कांटेक्ट में पार्टिकल्स आते हैं उनको साथ ले जाती है, बाकी आपके रेस्ट मोड में रहेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि बंदूक से गोली चलाने पर कांच में गोल छेद होना कौन से नियम का अनुप्रयोग है? जड़त्व का नियम या गति का प्रथम नियम। नेक्स्ट, आपने देखा होगा कोई भी फास्ट बॉलर है, बॉल करने से पहले रनअप लेता है, दौड़ता है, या लंबी कूद का कोई खिलाड़ी है, वो कूदने से पहले दौड़ता है। क्यों करता है? क्यों? भाई सीधा भी जंप कर सकता है, लेकिन दौड़ने से क्या होगा? उसके शरीर में गति होगी, उसके शरीर में गति होगी और वो अधिक दूरी तक कूद सकता है। तो लंबी कूद के खिलाड़ी द्वारा, तेज गेंदबाज द्वारा कूदने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ना कौन सा नियम है? गति का प्रथम नियम है। नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे और बेहतर तरीके से। क्योंकि अभी जो समय है वो आपके पीक है, पीक टाइम है, और वो ही आपका लक्ष्य निर्धारित करता है। और ये जो समय है बार बार लौट के नहीं आता। जैसे कहा जाता है टाइम फ्लाइज सो फास्ट, इफ टाइम इज नॉट वेटिंग फॉर अस देन व्हाई शुड वी वेट फॉर टाइम। कई बार अपन कहते हैं कि आज वार अच्छा नहीं है, आज समय सही नहीं है। क्यों? समय कभी कहता है कि नहीं आज वो कैंडिडेट नहीं है, हमें आज यहीं रुक जाता हूं। इफ टाइम इज नॉट वेटिंग फॉर अस देन व्हाई शुड वी वेट फॉर टाइम। तो कभी भी समय आपके पक्ष में रहे नहीं रहे, जीवन विषमताओं से भरा है, बट आपका जो एक राइट डिसीजन, डिटर्मिनेशन, राइट चॉइस, प्रिपरेशन एंड योर डिजिटल क्लासेस प्लेटफॉर्म, वो आपके करियर को बनाएगा। तो एक बार आपसे विदा लेना चाहेंगे और स्काई एजुकेयर की तरफ से आपको हार्दिक स्वागत। धन्यवाद।